बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। इसी दौरान लोगों की नज़रें लगी हुई थी काजी फैसल साहब के उस फैसले की तरफ जिसमें उन्होंने बल्ले के हवाले से फ़ैसला देना था। काजी फैसल साहब की तरफ से फ़ैसला सामने आ गया है और ये फ़ैसला किस तरह से मंतकी अंजाम तक पहुंचा, किस तरह से काजी फैसल साहब ने ये फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला बल्ले के हवाले से पहले आपको ये फैसला सुनाते हैं कि फैसला क्या है। काजी फाइसा की सरबराही में बेंच की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दे दिया गया है, जिसके बाद बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद नहीं रहा। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की तरफ से इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को अलाट कर दिया जाए, सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्टी बनते हुए इस हुक्म को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया और शोकाज नोटिस कबूल करना, इलेक्शन कमीशन की तरफ से शोकाज नोटिस तो कबूल कर लिया गया, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया गया। मामला ये सुप्रीम कोर्ट ले गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौरी तौर पर जैसे ही केस उनके सामने जाता है फौरी तौर पर बेंच तश्कील दे दिया गया अगले रोज़ की समाअत के लिए। और काजी फैसल साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ नहीं दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम हुआ है तो फिर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद नहीं रहा। काजी फैसल साहब इस फैसले तक कैसे पहुंचे? उनके साथ मोहम्मद अली मजहब साहब बैठे हुए थे और मसरत हलाली साहबा बैठी हुई थी। काजी फैसल साहब इस फैसले पर इस तरह से पहुंचे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत मेहनत की गई थी और करोड़ों रुपए वकला को उन्होंने दिए हुए थे। मखदूम अली खान पाकिस्तान के महंगे तरीन वकीलों में शामिल होते हैं, करोड़ों रुपए फीस लेते हैं। तो इससे भी ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेहनत एक शख्स पर की गई जिसने इस फैसले का पांसा बदल कर रख दिया, जिसने इस फैसले का पांसा पलट कर रख दिया। काजी फैसल साहब तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ देना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जितनी मेहनत की गई थी, जितना पैसा खर्च किया गया था, पैसे से ज्यादा उनकी मेहनत थी। उन्होंने कहां से गवाह ढूंढ लिया जो सामने आया तो काजी फैसल साहब का जहन बदल गया, अदालत का सिनेरियो बदल गया और जो फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आने वाला था वो दूसरी तरफ चला गया। तो वो फैसला आपने सुन लिया है। तो गवाह कैसे कहां से इलेक्शन कमीशन की तरफ से ढूंढा गया। इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को शाबाश देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहां से एक बंदा ढूंढकर सामने लाया गया जिसने गवाही दी। उसने कहा कि मैं तो पीटीआई का चेयरमैन बनना चाहता था, मैं पीटीआई का मेंबर हूं, रुकन हूं, ओहदे पर रहा हूं, मैं तो पीटीआई के इलेक्शन करवाता रहा हूं। ये बंदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहां से ढूंढा गया, ये बंदा खुद बताएगा आपको। आइए जरा मुलाहिजा कीजिए उस नौजवान को जिसने पांसा पलट कर रख दिया, जिसने सारी गेम चेंज कर दी। जरा मुलाहिजा कीजिए ये नौजवान क्या कहता है। नाम क्या है सर? मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से चेक नंबर 312 गांव से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना यूसी काशी से टोबा टेक सिंह से। हाँ, यूसी काशी टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पीटीआई का सर। कब और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में पीटीआई की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के। आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 गांव पे। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में। मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ा है? जनरल इलेक्शन यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दांडी से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये टोबा टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था, कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में ज्वाइन इन
2016. اب کس پارٹی میں آپ؟ سر پی ٹی آئی میں. چھوڑی نہیں ہے؟ نہیں سر. پکی بات؟ جی جی الحمدللہ. کوئی اور رہ گیا؟ سارے ختم ہو گئے. آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے انٹر پارٹی؟ جی جی بالکل سر. میں 1 دسمبر کو پی ٹی آئی سینٹرل آفس گیا تھا اور 4:30 بجے میں نے ان سے فارم شام مانگے تھے, نہیں ملے تھے. 30 نومبر کو بھی میں گیا تھا. ان کا ادھر کے جو لڑکے ادھر نمائندگی کرتے ہیں پی ٹی آئی سینٹرل آفس کے, انہوں نے کہا جن کو خان صاحب بنائیں گے وہی بنیں گے, کوئی فارم شام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. خان صاحب آپ سے ناراض ہیں کیا؟ سر بس سچ بولنے میں ناراضگی ہو جاتی ہے نا جماعتوں میں. آپ نے سچ بول دیا, ایسا خطرناک سچ؟ بس سر کچھ ایشوز چل رہے تھے ٹوبا ٹیکسنگ میں, تو وہ ادھر میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا تھا, تو اس پہ ذرا میرے سے ناراضگی چل رہی تھی. چلیں ٹھیک ہے. آپ نے سندھو کا موقف سن لیا. اس کا تعلق ٹوبا ٹیکسنگ سے اس نے خود بتایا ہے, وہاں سے تھا اور اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کو موقع نہیں ملا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن لڑنے کا, تو اس وجہ سے یہ چیئرمین بننے سے رہ گیا. اور اس کے پھر دیکھیں کہ اختلافات ماشاءاللہ سے کیسے اس کے اختلافات تھے. عمران خان کے ساتھ اختلافات تھے. وہ کہتا ہے کہ سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں, تو اس بنا پر مجھے پارٹی میں وہ پذیرائی نہیں ملی. اور پھر اس کی طرف سے ماشاءاللہ سے کیا کچھ نہیں کہا گیا. 2015 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں بلکہ آزاد امیدوار کے ٹکٹ پر اس نے یو سی کونسلر کا انتخاب لڑنا تھا, وہ بھی ہار گیا. کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد اگلے سال 2016 میں یہ تحریک انصاف میں شامل ہوا, اور پھر اس نے اس طرح سے منزلیں مارنا شروع کی کہ عمران خان کے مقابلہ آ گیا. الیکشن کمیشن شاباش, کیا کہنے الیکشن کمیشن کے, جس نے کہاں سے گواہ کو ڈھونڈا, کہاں پہ لے کے آئے, سپریم کورٹ میں کھڑا کر دیا. تو ناظرین اس طرح سے قاضی فیصل صاحب کے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے جو آپ کے سامنے آ چکا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.